यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 की अगर सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ें। हम आपको करा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेहतरीन तैयारी। तो आज मैं लाया हूं कुछ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट भौतिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी आपको पार्ट 1 कराया है जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल कराए हैं भौतिक विज्ञान के। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आप तैयारी कर ही रहे होंगे, है ना? कर रहे हैं ना भैया? हाँ ठीक है। तो मैं इस अंतिम समय में आपको न्यूमेरिकल करा, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देते, न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं, वो उनसे डरते हैं। तो मैं जो न्यूमेरिकल जो बोर्ड के फेमस न्यूमेरिकल हैं, जो बोर्ड ज्यादातर उन्हीं न्यूमेरिकल को देता है, तो मैं उसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VIP ALS क्लासेस का। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न आपका बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है, देखिए कैसे है। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो आज आप समझ जाओगे, आज इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो इस प्रकार का आपसे कोई प्रश्न बचेगा नहीं। तो मैं आपका लंबाई की बात करे, त्रिज्या की बात करे, तार को खींचे ताने कुछ भी करे, तो इस प्रकार का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो मैं आपको इस तरीके के सभी प्रश्नों के यहाँ फॉर्मूला लिखाऊंगा और फिर मैं इस प्रश्न को करके दिखाऊंगा। आप देखा ध्यान से कर। मान लो कि किसी तार का पहला प्रतिरोध है R1 और फिर उसकी लंबाई बढ़ाई, क्षेत्र बढ़ाया, कुछ भी किया, फिर उसका बाद का प्रतिरोध हो गया R2। ये हमसे पूछा जाता है। तो पहले मैं लिखता हूं लंबाई के लिए। अगर आपसे लंबाई के लिए बात करता है कि लंबाई अगर बढ़ा दी जाती है, घटा दी जाती है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो आप किस फॉर्मूले लगाओगे? तो सीधे आपका 1 मिनट में आंसर आएगा, 1 मिनट में। तो ज्यादातर ऐसे प्रश्न आपके या तो 2 नंबर में पूछे जाते हैं या आपके भौतिक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला, R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ये आपका लंबाई के लिए लगेगा। जब कभी भी तार की लंबाई के बारे में बात की जाए, लंबाई बढ़ाई जाए, घटाई जाए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा सर, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आ जाइए। अगर आपसे क्षेत्रफल की बात करता है, अगर आपसे क्षेत्रफल की बात करता है, तो उसके लिए आप लगाओगे R1 अपॉन R2 बराबर, इसमें ना उल्टा हो जाता है, ऊपर इसमें लेते हैं A2 और नीचे लेते हैं A1 और इसका होल स्क्वायर। अगर आपसे बात करता है त्रिज्या के बारे में, त्रिज्या के बारे में, त्रिज्या, तो इसके लिए हो जाएगा आपका R1 अपॉन R2 बराबर R2 अपॉन R1 की होल 4। ये त्रिज्या के लिए। अगर आपसे पूछता है व्यास के लिए कि किसी तार का व्यास 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, आधा कर दिया, तो आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला है? तो अगर व्यास की बात करता है, व्यास की, व्यास को आप D से व्यक्त करते हैं, त्रिज्या को R से, क्षेत्रफल को A से, लंबाई को L से। तो व्यास के लिए R1 अपॉन R2 बराबर D2 अपॉन D1 की घात 4। तो ये 4 फॉर्मूले। पांचवा और अभी, अगर वो लंबाई और क्षेत्रफल दोनों की बात करता है, वो बात करता है लंबाई और क्षेत्रफल, यानी वो एक ही प्रश्न में आपसे कहता है कि मैंने तार की लंबाई 2 गुनी कर दी और क्षेत्रफल आधा कर दिया, ऐसे कहता है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका लंबाई क्षेत्रफल दोनों की, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों की बात करता है, तो सीधे आप लाएंगे R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। ये आपका लंबाई और क्षेत्रफल दोनों की बात करें तो सब। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। पहले आप ऐसा करो, इनका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप ध्यान से देखें, ये आपके 5 फॉर्मूले हैं। इन पांचों फॉर्मूले से आपके प्रतिरोध, लंबाई, क्षेत्रफल, जितने भी प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। ये आपका क्लास 10th के लिए भी इंपोर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी है। दोनों ही बोर्ड की क्लास है, क्लास 10th और क्लास 12th, और दोनों के लिए ये बच्चों को बड़े परेशान करते हैं। तो आज से आपको परेशान नहीं करेंगे। ये 5 फॉर्मूला आप रट लो, लिख लो कहीं पर, ठीक है? अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, ठीक है ना? तो यहां पर बोला क्या गया है, तो एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, यानी कि इसमें जो पहले तार का प्रतिरोध है 16 ओम है। अच्छा, मैं एक बार सबको बता देता हूं, तो यहां पर जो R1 लिखा है, ये शुरुआत का प्रतिरोध है।
और फिर उस तार में कोई चेंज किया है, या तो लंबाई बढ़ाई है, या आपका क्षेत्रफल बढ़ाया है, या आपकी मोटाई, अगर बोले तो मोटाई क्षेत्रफल को ही कहते हैं, या आपकी त्रिज्या बढ़ाई गई है, या आपका क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, कुछ भी बढ़ाए, कुछ भी, तो उसके बाद का जो प्रतिरोध होगा वो है R2। यानी 1 जहां पर लिखा है वो पहले की कंडीशन में, और 2 लिखा है वो बाद की कंडीशन में, ठीक है ना। तो L1 पहले की लंबाई, L2 बाद की लंबाई, A2 बाद का क्षेत्रफल, A1 पहला क्षेत्रफल, छोटी r1 पहले की त्रिज्या, और R2 बाद की त्रिज्या, D1 पहले का व्यास, D2 बाद का व्यास, L1 पहली लंबाई, L2 बाद की लंबाई, A2 बाद का क्षेत्रफल, A1 पहला क्षेत्रफल, और R1 आपका पहला प्रतिरोध है जो आपको दिया हुआ होगा। R2 आपसे पूछेगा, कभी कभी R2 दिया होता है और R1 पूछा आता है। तो मैं आपको इस प्रश्न को करके दिखाता हूं, ठीक है। तो देखें किस प्रकार है। तो इस प्रश्न में दिया है आपको एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। तो शुरुआत में तार का प्रतिरोध 16 ओम दिया हुआ है, तो मैं इस प्रतिरोध को मान लेता हूं R1, ये 16 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला गया कि इस तार को पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींच लिया था, यानी कोई L लंबाई का तार है, उसे पहले पिघलाया गया गर्म करके, और फिर इस L लंबाई के तार को आधी लंबाई का तार बना लिया गया, यानी कि इसमें जो तार की पहले लंबाई है वो है L, और फिर तार को पिघलाकर इसकी लंबाई कर दी गई है L2, कितनी कर दी गई है, आधी, यानी L/2। अब बताओ प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2। तो देखें R2, तो लंबाई की बात चल रही है, तो लंबाई के लिए आप यूज करोगे R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसमें सभी के मान रखता हूं, एक चुटकी मान आंसर आ जाएगा। तो R1 है आपका 16 ओम, ठीक है, R2 आपको निकालना है, बराबर L1 आपका L है अपॉन L/2 है आपका, L2 है आपका L/2 का होल स्क्वायर। L से L कट गया, ठीक है, 2 आपका ऊपर जाएगा, बस हो गया। 16/R2 बराबर 2 ऊपर गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और नीचे 1, 4 से 16 कट गया, 4 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया R2 बराबर 4 ओम, 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे कर सकते हैं। मैं अभी आपको दूसरा प्रश्न कराऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आज मैं आपको 5 प्रश्न ऐसे कराऊंगा जो इंपोर्टेंट है और आपके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो प्लीज कृपया करके कक्षा में, क्लास में बने रहें। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ये दिया गया है आपका वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले अध्याय से, ठीक है। तो आपका क्या प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में कितना चुंबक क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। तो यहां पर पूछा क्या है, यहां पर पूछा गया है आई धारा का मान बताना है तथा आई की दिशा, यानी धारा उस वृत्ताकार कुंडली में किस प्रकार घूम रही है, दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो देखते हैं इसमें प्रश्न में क्या क्या देगा, क्या क्या है। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो मैं लिखता हूं R बराबर 12 सेंटीमीटर। अब यहां एक बात ध्यान रखना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सेंटीमीटर को मीटर में जरूर चेंज करना, नहीं तो अच्छा खासा पोर्शन आपका गलत हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा 12 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में आपके 1/100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में, हाँ ठीक है। अच्छा, धारावाही वृत्ताकार कुंडली केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो B बराबर दिया हुआ है 0.5 गुणा 10 की पावर 4 टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये कुंडली के तल के लंबवत है। जो ये लाइन लिखी है, ये लाइन, इस लाइन का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है इस प्रश्न में। अगर आप इस लाइन को अगर मिस कर देते हो, अगर आप इस लाइन पर ध्यान नहीं देते हो, तो आपका आधा ही प्रश्न हो पाएगा और ना ही आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो यहां पर ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। तो पहले मैं ना आई का मान निकाल लेता हूं, तो मैं आई पूछी हुई है, ठीक है, आई निकाल लो सब पहले आप, ठीक है। तो अब आई निकालूं, क्या फॉर्मूला क्या है। तो देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले क्षेत्र में आपको पढ़ाया जाता है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने की आपकी डेरिवेशन है, और डेरिवेशन में एक फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है, तो वो होता है B बराबर μ0/2 NI/R, और N होते हैं फेरों की संख्या, और फेरे यहां पर दिए नहीं है तो उसे हटा दो, तो सीधे लिखेंगे I/R। अब आपको आराम से दिख गया होगा कि I कैसे निकलेगी। सीधे फॉर्मूला,
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, फॉर्मूला आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो रखो मान इसमें, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान है 0.5 गुणा 10 की पावर 4 बराबर म्यू नॉट का मान, तो म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 और बट्टे नीचे 2 है, ऊपर आई का मान मुझे निकालना है और नीचे आर का मान आपको दे रखा है 12 गुणा 10 की पावर -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काटो पीटो कुछ भी करो, आई का मान आपको निकालना है। यहां से आपका मैथ शुरू हो जाता है। अभी ऊपर फिजिक्स थी, नीचे मैथ है, मैथ नहीं आता तो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, भूल जाओ फिर से, ठीक है। तो मैथ की कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आपसे। तो देखो इसके नीचे मैं एक मानता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसमें क्या करता हूं, आई को मैं एक तरफ कर लेता हूं, तो मैंने आई एक तरफ कर ली, तो इधर इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 0.5 गुणा 10 की पावर 4 और गुणा 12 दूनी 24 गुणा 10 की पावर -2 और नीचे इसके आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये इसके नीचे आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आएगा, यहां पर इधर इतना ही लेके आया हूं नीचे इधर, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया और बराबर इधर आई है और आई का हमें मान निकालना है, ठीक है। अब काटो, तो 4 से सबसे पहले काटो, तो 4 से ये कट जाएगा आपका 6, 4 से 24, 6 का अगर आप 0.5 में गुणा करोगे तो ये आएगा 6 का 5 में 30, एक संख्या 3, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणा 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2, 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर -7 को ऊपर ले जाओ तो जाएगा 10 की पावर +7 और नीचे रह जाएगा आपका पाई, ठीक है। अब इधर करते हैं इसे, तो आई बराबर फाइनली आ गया 3 गुणा 10 की पावर 9 बट्टे पाई, ठीक है। अब इसमें पाई का मान रखेंगे 22/7 या 3.14, तो 3.14 इसमें पाई का मान रखे, जो आंसर है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 बट्टे 3.14। अब इसमें 3.14 का भाग देंगे 3 में, तो मैं क्या करता हूं, इसमें पॉइंट से पहले इसे इधर 0 बढ़ा लेता हूं, 2 इधर 2 0 बढ़ा लेता हूं, तो ये हो जाएगा आई बराबर 300 बट्टे 314 गुणा 10 की पावर 9। अब 314 का आप अगर 300 में दोगे तो लगभग 0.9 बार जाएगा, एक संख्या तक लिख दो वही बहुत है, जल्दी कोई दिक्कत नहीं है। 314 का आप 300 में दोगे तो लगभग पहले नहीं जाएगा तो पॉइंट लाएंगे और फिर 9 बार चला जाएगा, तो 0.9 पूरा नहीं जाएगा, तो 0.9 गुणा 10 की पावर 9 एम्पियर धारा का मान आ जाएगा। तो ये तो आपकी धारा आ गई, मतलब वृत्ताकार कुंडली में धारा, ठीक है ना। तो अच्छा मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपसे कि 3 आपके परिपथ है, यानी 3 आपकी, आप ये समझ लो आकृतियां हैं आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह में। एक है आपका अनंत लंबाई का चालक तार, अनंत लंबाई का चालक तार, ठीक है। दूसरी आपकी वृत्ताकार कुंडली और तीसरी आपकी प्रणालिका। इन तीनों के आपको चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला याद होना चाहिए और इन तीनों की आपको चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालने की डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए। इन तीनों में से किसी ना किसी की पेपर में निश्चित पूछ जाएगी। तार क्या होता है कि एक सीधा सा तार, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये हो गया धारावाहिक चालक तार। अब मैं ये तार ये पकड़ा और ये मोड़ दिया यूं करके गोल, तो ये गोल तार मोड़ के क्या बन गया, ये बन गया आपकी वृत्ताकार कुंडली। लेकिन इसमें तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये हो जाएगी धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली। अब सर प्रणालिका क्या होती है, तो ये तार आपका है, तार सीधा तार, उस तार के एक कोने को इधर पकड़िए और तार को इसके ऊपर लपेटिए, कोई बेलनाकार वस्तु के ऊपर से लपेटेंगे लपेटेंगे लपेटेंगे, लपेटने के बाद इसको निकाल लीजिए, तो आपके पास प्राप्त होगी एक स्प्रिंग के प्रकार की एक आकृति प्राप्त होगी। उस स्प्रिंग के प्रकार की आकृति को आप बोलते हैं प्रणालिका, ठीक है। तो तीनों आकृति आपको पता होनी चाहिए। तो जो आपकी धारावाहिक प्रणालिका यहां दी गई है, धारावाहिक प्रणालिका, जो आपकी धारावाहिक प्रणालिका यहां दी गई है, ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है केंद्र पे। अच्छा हाँ, अब ध्यान से देखना, अब है इस लाइन का मतलब जो मैं कह रहा था, कुंडली के तल के लंबवत। अगर ये लाइन आपको नहीं पता है तो आपका आधा क्वेश्चन हुआ है, भी आधा नहीं हुआ है। इसमें 2 चीज पूछी हुई है, धारा आई तथा धारा आई की दिशा। मैंने धारा तो निकाल लिया है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, 0.9 एम्पियर, लेकिन इसमें अभी तक नहीं निकला है। अब तक क्या नहीं निकला है, अभी तक इसमें धारा की दिशा नहीं निकली है कि धारा इसमें कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, समझा। तो धारा की दिशा निकालने के लिए आपको प्रश्न में दिया हुआ है कुंडली के तल के लंबवत क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर जो बना हुआ है जी आपका, ये कुंडली के तल के लंबवत है, तो कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र P,
अब जब कभी भी वृत्ताकार कुंडली में धारा की दिशा दी होती है तो हम उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। तो किस नियम से? तो हम निकालते हैं दाएं हाथ की उंगलियों के नियम से। ये नियम क्या है सर? तो ये नियम है कि हम चारों उंगलियों को इस प्रकार घुमाएं धारा के अनुसार, जिस प्रकार धारा घूम रही है, धारा घूम रही है, तब ये अंगूठा जिधर आपकी दिशा बताएगा वो होगी चुंबकीय क्षेत्र दिशा। लेकिन इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी हुई है और धारा भी पूछा, तो मैं अपना अंगूठा करूंगा चुंबकीय क्षेत्र की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर मैंने अंगूठा दिया, चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या है, लंबवत ऊपर की ओर। अब मैं उंगलियां घुमाऊंगा तो उंगलियां कैसे घूमेंगी? ऐसे। यानी अगर मान लो कि ये आपकी प्रणालिका है और इसकी लंबवत बाहर की ओर है आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें बाहर मैंने अंगूठा दिया तो उंगलियां घुमाई, देखो ये तो कैसे घूमी होंगे? ऐसे। अब ऐसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, घड़ी की सुइयां ऐसे तो नहीं चलती, घड़ी की सुइयां ऐसे चलती है। तो घड़ियों के विपरीत दिशा में धारा घूम रही है, घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई आपकी अगर मैं घड़ी बना दूं तो घड़ी कैसे चलती है? घड़ी की सुई कैसे चलती है? इधर चलती है ऐसे। तो घड़ी की जो सुई चलती है उस दिशा को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। और अगर कोई घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा के विपरीत चलता है, जैसे कि यहाँ पर धारा चल रही है, अंगूठा बाहर है चुंबकीय क्षेत्र दिशा में और धारा ऐसे चलेगी उंगलियों के घूमने की दिशा में, तो इसमें धारा चलेगी ऐसे। तो धारा की दिशा आएगी, धारा की दिशा आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वामावर्त। अब हुआ है आपका पूरा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न में एक एक अक्षर का मतलब होता है, एक एक अक्षर। ऐसे नहीं कि आपने देखा इसमें आर कहां है, मिल गई, बी कहां है, मिल गई, और बी का मान रखा और आई का मान निकाल दिया, होगा क्वेश्चन। ऐसे नहीं होगा। हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब होता है, प्रश्न में इसलिए दी होती है। ये लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है इसलिए दी गई है। ये तो यहां तक सीधे बोलता है और आई का मान पूछ लेता, लेकिन ये लाइन जोड़ी गई है क्योंकि बच्चे इसको समझें और आई का मान निकालें। अब बच्चे कब समझेंगे? जब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना? तो अभी मैंने 2 प्रश्न कराए हैं, तीसरा प्रश्न देखें अभी। सर यही प्रश्न है वो जिनसे मुझे डर लगता है, ऐसे जो चित्र वाले प्रश्न है ना, इनसे डर लगता था मुझे। तो आज आपका डर खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। बोर्ड एग्जाम 2025 जब आपका फिजिक्स का पेपर होगा, जब तक मैं आपको इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, आप अगर इनको पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ऐसे प्रश्न से आप डर लगता है ना, तो आप ढूंढोगे ऐसे प्रश्न कहां है, मैं उन्हें करूं प्रैक्टिस के लिए। मेरे साथ जुड़े रहे, बस इतना ध्यान रखना बस। तो देखो कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। कुछ नहीं है, डर लग रहा है कि इसमें ये सब क्या 4 4 5 5 कैसे जुड़े हुए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, डरना तो है ही नहीं, ठीक है ना? पेपर में डरना ही नहीं है। डर गए तो प्रश्न आप पर हावी हो जाएगा, आपको प्रश्न के ऊपर हावी होना है, समझे ना? तो देखो प्रकार का आपको कोई परिपथ दिख जाए तो यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है आपका व्हीट स्टोन सेतु। इस प्रकार के व्हीट स्टोन सेतु को पहचानते कैसे? तो व्हीट स्टोन सेतु आपका प्रतिरोधों पर भी काम करता है और आपके संधारित्रों पर भी काम करता है। व्हीट स्टोन सेतु के 5 या 6 प्रतिरोध होंगे, जिनका 5 या 6 प्रतिरोध या संधारित्र होंगे, और जिनका आपको पता नहीं चलेगा कौन श्रेणी में कौन समांतर में। तो पक्का समझाना वहां आपका व्हीट स्टोन सेतु लगेगा। तो व्हीट स्टोन सेतु पहचानते कैसे? यहां पर लगा हुआ है या नहीं है? अगर आपका व्हीट स्टोन सेतु यहाँ है तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और अगर सर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो ऐसा प्रश्न पेपर में नहीं आएगा। पेपर में मैंने आपका देखा है संधारित्र से ऐसा नहीं आएगा, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन वाला चित्र, प्रतिरोधों का आराम से दोबारा, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन वाला चित्र बन जाता है जिसमें आपका संतुलित व्हीट स्टोन सेतु नहीं होगा। ऐसा मैं आपका प्रश्न जरूर कराऊंगा जिसमें संतुलित व्हीट स्टोन नहीं हो, तो आप उसे कैसे करेंगे? पर संधारित्र में हमेशा संतुलित व्हीट स्टोन सेतु होगा, ठीक है? तो यहां पर देखते हैं, अगर मैं इसे C1 मानूं या फिर P मानूं, जैसा व्हीट स्टोन सेतु होता है ना उसमें, अगर मैं इसे P मानूं, इसे Q मानूं, इसे R मानूं, इसे S मानूं, तो व्हीट स्टोन सेतु संतुलित व्हीट स्टोन सेतु होता है P/Q बराबर R/S। ये जो मैंने लिखा है ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु चेक करने का आपका ये फॉर्मूला है। आप इन चारों के मान इसमें यहां रखो और आपको पता चल जाएगा ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है या असंतुलित, ठीक है? तो आप रखें यहां पर, तो P है आपका 12, Q है आपका 6 बराबर R है आपका 6 और आपका S है आपका 3। तो देखो 6 से 12 2, 3 से 6 2 बराबर 2, यानी यहां पर आपका संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। तो सर उससे हो क्या गया? संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, ये तो हमें ही पता है संतुलित हो क्या गया। तो देखो ऐसा होता है कि जब कभी संतुलित व्हीट स्टोन सेतु हो तो ये बीच वाला जो तार है ना, ये इसमें कोई करंट नहीं जाता है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा,
और जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो इधर बैटरी से जो आवेश कहूं या करंट कहूं, तो बैटरी से जो आवेश या करंट आ रहा है वो सीधे आपका इधर से आएगा, इधर से कुछ इधर जाएगा आपका और कुछ इधर जाएगा। इसे मान लो कि इसमें गया है आपका I1 और इधर गया है आपका I2 और I1 आपका सीधे इधर से होते हुए निकल जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और इधर भी I2 इधर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये सीधे निकल जाएगा। यानी कि इन दोनों प्रतिरोधों में संधारित्रों में धारा आपकी समान होगी, इन दोनों में समान होगी और मिलके फिर I जो आपका करंट है वो सीधे बैटरी में पहुंच जाएगा। तो ये होता है व्हीटस्टोन सेतु संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बीच वाला तार दिक्कत दे रहा है, हमें नहीं पता चल पा रहा है कौन श्रेणी में कौन समांतर में, उसका कनेक्शन कट जाएगा। और जैसे ही कनेक्शन करता है आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल जाता है। ठीक है ना। तो अब देखो इसे कैसे करते हैं। तो जब धारा 12 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड में होगी गई है तो ये दोनों जो आपके संधारित्र हैं, इन दोनों ही संधारित्रों में समान धारा है और जब समान धारा होती है तो उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है। तो ये दो बातें हम ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, पहली बात है सर इंपोर्टेंट में ध्यान रखना, समान धारा हो, समान धारा तो उसे जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। ठीक। और अगर आपकी असमान धारा हो तो उसे समांतर क्रम में। अच्छा, अगर आपका समांतर क्रम है, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम के बारे में एक बात और ध्यान रखें आप, समांतर क्रम में हमेशा होता है विभव समान, विभव समान। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ध्यान नहीं रखनी है इन्हें लिख लो, नोट कर लो इन्हें अभी तुरंत। क्या है? समान धारा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम जहां होगा वहां समान धारा होगी और जहां समान धारा होगी वहां श्रेणी क्रम होगा। यानी कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। यानी जहां समांतर क्रम है वहां विभव समान है और जहां विभव समान है वहां समांतर क्रम है। ये बात लिख लो आप, नोट करो। तो अब आपके दोनों के दोनों जो आपके संधारित्र हैं ये श्रेणी क्रम में हो गए। कैसे पता चली हमें? कैसे पता चली? क्योंकि दोनों में समान धारा है, अभी जो मैंने बताया। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए तो मैं इनके नाम लिख देता हूं। इसका नाम मान लिया मैंने C1, इसका नाम मान लिया C2, इसका नाम मान लिया C3, इसका नाम मान लिया C4। तो यहां पर C1 और C2 आपके श्रेणी क्रम में, तो C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्रम में जोड़ने पर, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो। और संधारित्र में श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो फॉर्मूला है वो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला उल्टा होता है। वैसे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला ये होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितने भी श्रेणी क्रम में हो डॉट डॉट इस प्रकार फॉर्मूले से जोड़ेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आपके दो प्रतिरोध हो, कितने प्रतिरोध हो? दो प्रतिरोध हो श्रेणी क्रम में, तो उनको जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाएंगे आप, C बराबर ऊपर उन दोनों का गुणा और नीचे उन दोनों का जोड़। तो लगाओ, तो C1 कितना है? 12 गुणा C2 6 बट्टे 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 6 72 और 12 6 18, 18 से कट गए 4 माइक्रोफैराड जाएगी आपकी। इन दोनों को जोड़ के तुल्य संधारित्र इन दोनों का आएगा। इसका मैं नाम लिख देता हूं C12। ऊपर वालों को दोनों को जोड़ दिया मैंने और दोनों को जोड़ के आपका संधारित्र जाता है 4 माइक्रोफैराड। नीचे वाले दोनों इनको भी जोड़ो। अब जोड़ना किसमें सर? तो ये नीचे वाले दोनों भी आपके कैसे हैं? श्रेणी क्रम में, क्योंकि इन दोनों में धारा समान है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं C3 व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। C बराबर इन दोनों का ऊपर तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई और नीचे करूंगा इनका जोड़। ठीक है, तो C3 इंटू C4 हो जाएगा आपका 6 गुणा 3 बट्टे 6 प्लस 3। तो बताओ 18 बट्टे 9 और 9 से कट गया 2 बार, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब जो ये 2 माइक्रोफैराड है इसका मैं नाम रख देता हूं C34। अब इन दोनों को मैंने ऊपर जोड़ा तो कुल संधारित्र हो गया आपका 4 माइक्रोफैराड। इन दोनों को मैंने नीचे जोड़ा तो कुल संधारित्र हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब जो ऊपर का 4 माइक्रोफैराड है उसमें धारा है I1 और नीचे का जो 2 माइक्रोफैराड है उसमें धारा है I2 और इन दोनों में धारा अलग अलग है। और जब अलग अलग है तो किसमें जोड़ेंगे? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो अब मैं लिखूंगा C12 तथा
C34 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर ऐसे ही आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, ऐसे ही पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप। तो यहां पर आ जाएगी आपकी तुल्य धारता, C तुल्य अब आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने का कोई बचेगा नहीं। तो C तुल्य आ जाएगी आपकी C12 प्लस C34 बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6 माइक्रो फेरड। ये आपकी तुल्य धारता आ गई। इसमें पहला प्रश्न है परिपथ की तुल्य धारता क्या होगी, तो पूरे परिपथ की तुल्य धारता 6 माइक्रो फेरड। ये आपका समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला है आपका संधारित्रों को, ठीक है। जैसा कि आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, वैसे ही आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं संधारित्रों को, सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब मैं दूसरे प्रश्न को करता हूं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसका जो आंसर आया है वो आया है C तुल्य, यानी पूरे परिपथ की तुल्य धारता 6 माइक्रोफेरड। अब मैं दूसरे प्रश्न को लगाता हूं। तो दूसरा प्रश्न क्या रहा है, 3 माइक्रोफेरड का 2 माइक्रोफेरड वाले संधारित्र पर आवेश, यानी कि इसमें 2 माइक्रोफेरड और 3 माइक्रोफेरड वाले संधारित्र पर आवेश पूछा है। तो आपको 2 माइक्रोफेरड पे आवेश दिख गया कितना है, समझे कुछ। जब मैंने आपको बताया था कि आपका जैसे ही आपका सिद्ध हो गया कि ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो यहां से ऊपर से तार का कनेक्शन कट गया, और जब तार कट गए तो सबका सब ऊपर का आवेश ऊपर निकल गया और नीचे का आवेश नीचे ऊपर निकल गया। तो इस पर आवेश कितना आया 0। तो इसमें आपका 2 माइक्रोफेरड का तो आवेश हो गया 0। तो लिखता हूं मैं 2 माइक्रोफेरड वाले आवेश पर संधारित्र पर, गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो संधारित्र पर आवेश कितना आया है, ये आया है आपका 0, ठीक है। इसमें निकला 2 माइक्रोफेरड वाले संधारित्र पर आवेश, ये कितना आया आपका 0। अब मैं निकालूंगा आपका 3 माइक्रोफेरड वाले संधारित्र पर क्या निकालना है, आवेश, ठीक है। अब आवेश क्या होता है, आवेश होता है Q बराबर C इंटू V। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस पे आवेश निकालेंगे, ठीक है। तो एक तरीका और है मेरे पास, मैं उस तरीके से और निकाल सकता हूं। ध्यान से देखें, देखो ध्यान से, इन दोनों संधारित्रों को जोड़ा था हमने जब श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य संधारित्र कितना आया था, ध्यान करो। तो पीछे क्या आया था 2 माइक्रोफेरड, और ऊपर वाले का कितना आया था 4। तो इस ऊपर वाले 4 को नीचे वाले 2 के क्या है, ये दोनों समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या बताया था भाई, कहां ध्यान था भाई तेरा, क्या बताया था, समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो उस 4 वाले पर भी 10 वोल्ट जाएगा, और इस नीचे 2 माइक्रोफेरड वाले पर भी 10 वोल्ट जाएगा। तो मैं निकाल सकता हूं कि इस पूरे तार पर आवेश कितना है। तो देखो ध्यान से देखना सभी, तो Q बराबर होता है C इंटू V। C कितनी है 2 माइक्रोफेरड, और विभव कितना है 10। तो कितना आया आवेश आपका, आवेश आया 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब जो 20 माइक्रोकूलम आवेश है वो नीचे वाले तार में पूरे में आया, तो जितना आपका इस वाले तार में यहां पर होगा 20 माइक्रोकूलम, उतना ही आपका इधर होगा, क्योंकि एक ही तार है और एक ही तार में धारा है आपकी समान, और धारा समान है तो आपका आवेश भी समान होगा। तो हो गया आंसर, आ गया ना सर, कहां है, तो ये रहा देखो, 3 माइक्रो फेरड वाले संधारित्र पर आवेश, तो ये हो गया आपका 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। 20 माइक्रोकूलम आ गया। देखो दोबारा देखें, Q बराबर CV से मैंने निकाल लिया इस पूरे तार का आवेश, इस पूरे तार में आवेश है 20 माइक्रोकूलम, और पूरे तार का दोनों संधारित्र लगे हुए 6 और 3, और पूरा तार 1 है, तो पूरे तार एक तार में धारा समान होती है, और धारा समान है तो आवेश भी समान होगा। अगर इसमें आपसे पूछता 6 माइक्रोफेरड पर आवेश कितना हुआ, तो 6 माइक्रोफेरड पर आवेश कितना ही होगा 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, अगर पूछता तो, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया। तो इस प्रकार ही हमने आपका तीसरा प्रश्न किया है, ठीक है। आगे मैं आपका 4th क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। 4th क्वेश्चन है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर से। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, यह समझ लो, आपका जो आपकी प्रथम भौतिक विज्ञान है, यानी प्रथम भाग है आपका फिजिक्स जो फर्स्ट है, उसका लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट यूनिट है 8वीं यूनिट, ये है विद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर, और सबसे छोटा चैप्टर। लेकिन आपको एक बात पता है, 4 नंबर का आता है पेपर में, 4 नंबर का। तो इससे न्यूमेरिकल बनते हैं सर, तो बिल्कुल बनते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किस प्रकार के बनते हैं, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं।
इससे बस यही एक प्रकार का न्यूमेरिकल बनेगा आपका, एक या दो प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं इसी प्रकार के। तो आप अगर इस न्यूमेरिकल कर लेते हो तो विद्युत चुंबकीय तरंग का कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। तो देखो किस प्रकार करेंगे। हर चैप्टर का आपको एक एक प्रश्न क्वेश्चन लिया है मैंने, जो आपके उस चैप्टर के इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर आप इसे कर लेते हो, जो पूरी जो सीरीज चल रही है मेरी, तो न्यूमेरिकल से आपका डर खत्म हो जाएगा, डरोगे नहीं आप, ठीक है। इधर देखो, तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र आपका ई वाई बराबर 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 साइन 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 एक्स प्लस 1.5 गुणा 10। ये इतना लंबा हद क्या है, डरना नहीं है। तो ये आपका दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र का समीकरण। सर इसमें विद्युत क्षेत्र कहां से आ गया? तो देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार की ऐसी तरंग है जो कि आपकी निर्वात में भी चल सकती है। अब तरंग को चलने के लिए कुछ ना कुछ तो कंपन करना चाहिए। जैसे कोई भी तरंग है ना, उसमें कुछ ना कुछ कंपन जरूर करता है। कंपन यानी ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे होता रहता है। इसमें क्या कंपन करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कंपन करता है। तो उस विद्युत चुंबकीय तरंग में आपको वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पूछा है और आपको तरंग दैर्घ्य पूछी है। तो दोनों का मान निकालने के लिए पहले मैं जो विद्युत क्षेत्र का बेसिक फॉर्म जो आपका समीकरण होता है उससे इसकी तुलना कर लेता हूं। तो वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण है ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इससे अगर मैं तुलना करूं तो क्या क्या मिलेगा? देखो, एक तो ई नोट का मान मिल जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, देखो, है ना। और एक ओमेगा टी, तो यानी टी तो है अपने पास, यहां पर ये ओमेगा एक्स आता है ना, ये आगे आएगा, सॉरी ये इसमें आपका के एक्स आगे है, के एक्स आगे है, ठीक है। इसमें ना के एक्स आगे है प्लस ओमेगा टी पीछे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसमें एक्स यहां पर है, एक्स यहां पर है, तो जो आगे जो के है वो ये के का ही मान है ये वाला। तो इसमें के मुझे मिल गई 0.5 गुणा 10 की पावर 3, और यहां पर ओमेगा मुझे मिल गया, ओमेगा ये आपका ओमेगा बराबर 1.5 गुणा 10 की पावर 11। इतना मुझे मान मिल गया। अब मुझे निकालनी है सबसे पहले तरंग दैर्घ्य। तो पहले मैं तरंग दैर्घ्य निकालता हूं आपके लिए। तो तरंग दैर्घ्य हो जाएगी आपका पहला प्रश्न है इसमें तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जो होती है आपकी लैम्डा, वो फॉर्मूला क्या है? बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको याद करनी पड़ेगी। तो लैम्डा बराबर होती है आपकी 2 पाई अपॉन के, ये होता है। अब फॉर्मूला लिखते ही थे हम, तुरंत आइडिया आ गया, के का मान रखेंगे यहां पर सर और धैर्य से आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई अपॉन के का मान है 0.5 गुणा 10 की पावर 3। पॉइंट को हटा दो, 0 बढ़ा दो, 5 से 20 को काट दो 4 बार, और 10 की पावर 3 जो ऊपर जाएगी, लैम्डा बराबर आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 3। ये किसमें आया? ये मीटर में आंसर आया लैम्डा। तो लैम्डा यहां पर हमने निकाल दिया तरंग दैर्घ्य। दूसरा इसमें चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होता क्या है? इधर कर देता हूं मैं इसे। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होता है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो मेरे पास के का मान है तो बिल्कुल है, ओमेगा का मान है बिल्कुल है, लेकिन बी नॉट का मान नहीं है। तो पहले मैं बी नॉट का मान निकाल लेता हूं और सबके मान इसमें रख दूंगा, तो आगे आपका चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण है। तो नहीं, कुछ नहीं है, आपको बस ये जो सीरीज चल रही है ये आपको फॉलो करनी है। तो बी नॉट का मान निकालेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर में आपने एक समीकरण संबंध पढ़ा होगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर होता है सी के। अब इसमें ई नॉट का मान दिया है, सी का मान दिया है, बी नॉट का मान निकालना हो जाएगा। तो इसमें बी नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन सी। ये बी नॉट इधर ले गया हूं मैं, सी का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, सी नीचे आ गया। तो ई नॉट का मान सर कहां? ये रहा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बट्टे सी, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर ये नहीं आपको याद है तो कुछ नहीं है भैया, पढ़ लो। सी का मान क्या है? सी का मान है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 से 3 कट गया, 10 की पावर माइनस 8 को मैं ऊपर ले गया, तो बी नोट का मान हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 7 गुणा 10 की पावर माइनस 8। घात नीचे से ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी नोट बराबर 10 की पावर माइनस 15, ठीक है। और ये आपके टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा टेस्ला। अब मेरे पास सब मान है, देखो आपका बी नोट का मान यहां रखूंगा मैं,
के का मान देखो ये रहा, और ओमेगा का मान आपका ये रहा। ये सभी मान इसमें रखो, आपको चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं B बराबर बी नोट हो गया 10 की पावर -15 साइन कोष्ठक में के एक्स, के का मान 0.5 गुणा 10 की पावर 3x प्लस ओमेगा, ओमेगा आपका 1.5 गुणा 10 की पावर 11 और ओमेगा के बाद 3। तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। एक बात और यहां पर ध्यान से सुने मेरी, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ना जो ई के नीचे वाई लिखा है ऐसे ही नहीं लिखा है, इसका भी बेटा कुछ ना कुछ मतलब जरूर है, ऐसे ही नहीं किसी ने लिख दिया है। वाई का मतलब है कि जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कैसे चल रही है। देखो ध्यान से देखो, अगर यहां पर मैं विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर मैं एक्स अक्ष में मानूं, एक्स अक्ष मानूं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स अक्ष में, तो इसके दोनों लंबवत हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। अब इसमें विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है वाई अक्ष में, ये वाई अक्ष के बारे में बता रहा है, यानी कि आपका जो विद्युत क्षेत्र जो कंपन कर रहा है, कंपन वो आपका वाई अक्ष में कंपन कर रहा है। तो वाई अक्ष में ये हो गया आपका, ये आपका वाई अक्ष। फिर सर चुंबकीय क्षेत्र किधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र है आपका जेड अक्ष में, तो जेड अक्ष में आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसके नीचे लिख सकता हूं बी जेड, ऐसे बी जेड लिख सकता हूं, या फिर आपकी तरंग की जो दिशा है वो अगर जेड अक्ष में होती है तो मैं यहां पर बी एक्स लिख सकता हूं। तो आप यहां पर बी एक्स लिखें तब भी सही है और बी जेड लिखें तब भी सही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हमने किया। लास्ट आज का 5वां प्रश्न है आपका, जो देखिए प्रश्न की ना मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी है, जब मैं इसे लिख रहा था ना तब मैंने एक चीज देखी इसमें, इसमें ना चालक तार की लंबाई दी हुई है, आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, सब कुछ ना सब सेट है, एकदम मीटर में दिया हुआ है। तो बच्चों को ना ऐसे में करने में ना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, सीधे से फॉर्मूला लगाना है और ना कोई राशि किसी में चेंज करनी है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात लगी है। तो इसमें 5वां प्रश्न लास्ट आपका किस चैप्टर से है, वैद्युत चालन चैप्टर से है, जो आपका वैद्युत धारा वाला जो इसमें अपवाह वेग पढ़ते हैं ना उस चैप्टर से। तो देखो कैसे करते हैं, तो किसी चालक तार की लंबाई दी हुई है, तो मैं सब कुछ लिख लेता हूं पहले। तो चालक तार है जिसकी लंबाई है 3 मीटर, ठीक मीटर है, कोई टेंशन नहीं। एन का मान दिया हुआ है आपको 8.5 गुणा 10 की पावर 28 मीटर, देखो ये नहीं मीटर में, तो ये बड़ी अच्छी बात है समझिए। तो एन होता क्या सर, तो एन है आपका प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कोई बहुत बड़ी वस्तु है उसके एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये एन का मान है। अच्छा, तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉनों को कितना समय लगेगा, ये आपका इसमें इलेक्ट्रॉनों का समय पूछा हुआ है, ये आपका। और क्या हुआ है, ए का मान दिया हुआ है साफ साफ, यानी कि जो आपका चालक तार है उसका आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर दिया हुआ है, और इसमें धारा दी गई है आई बराबर 3 एम्पियर, 2 गुणा 10। ठीक, अब मैं आपसे बताता हूं इसमें करना क्या है। तो मैं तार बना लेता हूं, तो ये मान लो आपका एक तार है, ये आपका एक तार है, ए बी तार, ठीक है। अब इस तार के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अगर ये आपका 3 मीटर लंबाई का तार है, 3 मीटर लंबाई का तार है, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों को, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले 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 और बी बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, बी बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। अब यहां पर टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का होना क्या है, तो आपने पढ़ा होगा होना चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा सर, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी तो मुझे पता है कितनी है, 3 मीटर। कैसे पता चली, कि पूरे का पूरा तार में ए बिंदु से जो इलेक्ट्रॉन चलता है बी बिंदु पहुंचता है तो कितनी दूरी तय करता है, 3 मीटर। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है यहां पहुंचता है तो उसकी चाल क्या है, चाल, यहां पर चाल पता नहीं है मुझे। तो इलेक्ट्रॉनों की चाल होती क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है तार में चलने की, उसी को बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इंग्लिश में कहो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। तो यहां पर बस इतना ही करना है कि मुझे वीडी का मान निकालना है और यहां पर मुझे रखना है और समय आपको मिल जाएगा। तो चलो उसी पे काम करते हैं। तो अच्छा, आपको आई दिया है, एन दिया है, ए दिया है, वीडी पूछा है, तो कोई थोड़ा याद आ रहा है इसमें वीडी और आई हो, तो आपने पढ़ा होगा धारा और अनुगमन वेग में संबंध, आई बराबर वी ना, तो आई बराबर होता है आपका वी डी ई एन ए।
इसमें से मैं वी डी का मान निकालता हूं, तो वी डी बराबर हो जाएगा आई अपॉन, ये सभी जो ई एन है वो नीचे आ जाएंगे आई पी। अब इसमें सभी का मान रखो, तो वी डी बराबर आई का मान 3 है, ई का मान, ई क्या है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा एन का मान दिया हुआ है कहां पर है आपको 8.5 गुणा 10 की पावर 28। ऐसे प्रश्नों में एक बात ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्नों में होता कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, पर उनमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया आपका 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। अब आप इसे कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे कर देता हूं, 2 से 3 को काट देता हूं 1.5 बार, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। और सर क्या कर सकते हैं, आप इसे 5 से काट सकते हैं, 5 से कटेगा 3 बार और ये 5 से कटेगा 17 बार, 17 बन 50, तो ऊपर आपका कितना रहेगा, फिर 3 ही आ गया, कोई बात नहीं। तो वी डी बराबर हो जाएगा आपका, वी डी बराबर ऊपर रहेगा 3 और सभी जो घात है ना उन्हें ऊपर ले जाता हूं, सभी जो घात है उन्हें ऊपर, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर गई, 10 की पावर प्लस 19, 10 की पावर 28 ऊपर गई, 10 की पावर माइनस 28 और 10 की पावर माइनस 6 गई, 10 की पावर प्लस 6। नीचे आपका बच गया आपका 17 और गुणा 1.6, पॉइंट को हटा के मैं ऊपर 0 बढ़ा देता हूं और इसे 2 से काट देता हूं, ये कट जाएगा 8 बार और ये कट जाएगा आपका 15 बार। तो यहां पर आपका वी डी आ जाएगा आपका, वी डी बराबर 15 गुणा 10 की पावर 19 28 6, तो 19 और 6 हो गए आपके 9 और 6 5 15 यानी 25 हो गए, 19 और 6 25 है और 25 में से माइनस के 28 गए तो कितने बचे, 10 की पावर माइनस 3, तो यहां बचेगा 10 की पावर माइनस 3। नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 17 इंटू 8, तो 8 का आप 17, 8 7 56 के 6 हासिल लागे 5 और 8 1 8 5 13 136, ये आपका 136 जाएगा। अब आप 136 से 15 का भाग दो और आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां पर फाइनली वी डी आएगा आपका लगभग कितना आ सकता है आपका, तो 136 का हम 15 में भाग देके रखते हैं। पॉइंट की एक दो संख्या पर निकालना है, ज्यादा नहीं कुछ करना है, तो पॉइंट लगाया 0 भरी, अब चला जाएगा, एक बार जाए 136 हो गया, 10 में से 6 गए तो आपके वजह 4, 4 में 3 गया तो 1 14, पॉइंट लगा 0 बढ़ गया 140, फिर चला जाएगा आपका एक ही बार। देखो ज्यादा सिंपल नहीं है, अगर आपको लगेगा कि भाग आ गया, भाग बहुत कठिन है, करके देखोगे ना तो जल्दी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.11 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर प्रति सेकंड, ये अनुगमन वेग आ गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू होता है और यहां पहुंचता है, तो उसकी चाल निकालनी है मुझे, तो उसकी चाल होती क्या है, उसका वेग होता क्या है, तो उसका वेग ही अनुगमन वेग है। तो मैंने अनुगमन वेग निकाल लिया, अब यहां पर इसे रखना है और आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसे यहां से हटा देता हूं, तो समय आपका निकालना है, तो समय आपका आ जाएगा, दूरी है 3/4 अनुगमन वेग, चाल हो जाएगी इसमें अनुगमन वेग। तो यहां पर 0.11 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाओ, पॉइंट से 2 जीरो ऊपर बढ़ा लो, तो 300 गुणा 10 की पावर 3/11, 11 से आप 300 में भाग दे सकते हैं, तो 11 से अगर 300 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 बचे 8 80, 11 7 77 बचे आपके कितने 3, पॉइंट लगाओ 0 हो जाएगा फिर 30 और 11 दूनी 22, बहुत इतना ही बहुत है, और गुणा 10 की पावर 3 सेकंड। इतना समय आपको ए बिंदु से बी बिंदु तक इलेक्ट्रॉनों को पहुंचने में लग जाएगा। गुणा भाग से आपको डरना नहीं है, गुणा भाग थोड़े कैलकुलेटिव हो सकते हैं, आपको गुणा भाग करने हैं और आगे बढ़ते जाना है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 5 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें मैंने पीछे लिखा नहीं है, पर ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपोर्टेंट है, या फिर ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई 2024 से लिया गया प्रश्न है मेरा, जब मेरे द्वारा, कोई 2023 से उठाया मैंने, कोई 2022 से उठाया, जितने भी बोर्ड एग्जाम है कहीं ना कहीं वहां पर ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो मेरे जो आपकी वीडियो में अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको मतलब की या आवश्यक लगती है तो प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपको इन 5 प्रश्न में कोई प्रश्न नहीं समझ में आया है, या आपको लगता है कि यहां पर मुझे नहीं समझ में आया, या कोई प्रश्न आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो प्लीज कमेंट करें। अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ करें, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। थैंक यू।